हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या है, भाषा के कार्य, जो आपका भाषा का कार्य होता है, जैसे मतलब जो आप बोल रहे हो, बोलने से जो आप अपना कार्य कर रहे हो, उसमें आपके विकास की, आपके बोलने की और आपके सुनने की क्या भूमिका हो सकती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, बोलने का कोई आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपका विकास की क्या भूमिका रहने वाली है, आपके बोलने की क्या भूमिका रहने वाली है, आपके सुनने की क्या भूमिका रहने वाली है, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें आपका 30 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर में आपके 15 नंबर का पेडागोजिक क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर आपके पैसेज के आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसेज में आपको क्या, दो पैसेज आपके आते हैं। कितने आते हैं? दो पैसेज आते हैं। एक आपका 8 नंबर का आता है, एक आपका 7 नंबर का आता है, दोनों ऐसे आते हैं। तो इसमें दो से तीन नहीं, कम से कम 4 नंबर आपके कितने ग्रामर के पूछ जाते हैं, 4 से 5। अगर दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन पूछ भी ले तब भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के बनते हैं। तो आपको ग्रामर, मैंने आपको बताया है कि ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सा ग्रामर पढ़ना है। जो आपका अलंकार हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब मैंने आपको बेसिक वाले मैंने आपको करा रखे हैं ग्रामर के टॉपिक। वो आप वहाँ से आप जाके देख लेना, बिल्कुल ईजी तरीके से करा रखे हैं, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और रही बात जो आपको पैसेज सोल्व करने की, आपके तो ग्रामर के हो गए, ठीक है, आपको बेसिक सा पढ़ना है, आपको पूरा हाई लेवल का नहीं पढ़ना ग्रामर, क्योंकि उसी पैसेज में से ही आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से पूछे जाते हैं ग्रामर के। और रही आपके पैसेज की बात, उसको सोल्व कैसे करना है, उसको मैंने आपको पहले बताया है कि उसको अगर आपको सोल्व करना है, अगर आपको 15 नंबर के आपके पैसेज के आते हैं, तो अगर आपको कम से कम इसमें 14 नंबर भी लाने हैं, अगर किसी को पूरे 15 नंबर लाने हैं, 15 नहीं भी आते, अगर 14 लाने हैं, तो आपको क्या करना है, डेली, अगर एक महीने भी आप डेली एक पैसेज को सोल्व करते हो, अगर आप एक पैसेज सोल्व करने में 15 मिनट या 20 मिनट लगाते हो, 20 मिनट मानो, एक पैसेज आप डेली सोल्व कर रहे हो, तो एक महीने में आपके 30 पैसेज आपके सोल्व हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अगर आप सोल्व करते हो, अगर आपके पास और टाइम होता है तो दो पैसे सोल्व कर लो, दो पैसे सोल्व कर, अगर आप पैसे सोल्व करोगे तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, आपका टाइम का पता चलेगा कि हाँ, आप कितने टाइम में कितने अपने पैसे सोल्व कर लिए, आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि पैसेज कैसे सोल्व करते हैं, इसको कैसे पैसेज के अंदर से कैसे आपको आंसर निकालना है, कैसे नहीं निकालना, उसमें से आपको ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर के आंसर भी उसी में तो छुपे होते हैं, तो उसको सब कुछ आपको कैसे करना है ये तभी पता चलेगा जब आप डेली एक पैसेज को सोल्व करोगे। ऐसे आपको डेली एक काम करना है, एक 15-20 मिनट लगेंगे, बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको पैसेज सोल्व करने का। चलिए हम देखते हैं। देखो, पहला हमारा पॉइंट क्या है, भाषा के कार्य। देखो, भाषा क्या कार्य है। पहला हमारा अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति का साधन क्या है, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। जो आपका अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का साधन है, वो क्या काम करती है, आपका भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, भाषा व्यक्ति की क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी भावना क्या है, ये सब सारा काम क्या करती है, अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सबको क्या मिला है कि इंसान जो है अभिव्यक्त करने की छूट मिली है कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं है, वो अपना अभिव्यक्त कर सकता है, किसी के सामने वो रख सकता है। तो ये इसका क्या है, सहायता करती है, आपका ये अभिव्यक्ति का साधन हो गया। हमारा है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। भाषा, ये सारा काम क्या, सारा किसके अंदर आ रहा है, भाषा के अंदर। भाषा ये काम करती है, आपका जो आपकी लैंग्वेज होती है, सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो, भाषा क्या होनी चाहिए, भाषा आपकी अच्छी, अगर आपकी भाषा, अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, तो जो आपकी मतलब कि जो आपकी रिश्ते बन रहे हैं वो भी अच्छे बनेंगे, जो सामने वाला इंसान है वो भी आपसे अट्रैक्टिव होगा। तो भाषा सब सारा मेन क्या होता है, आपकी लैंग्वेज का होता है, आपकी भाषा का। आपकी भाषा कैसी है, आपकी भाषा दूसरों के प्रति अच्छी है या नहीं अच्छी है, आप बोल कैसा रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, यही तो होगा। ये सारा किस में आ जाएगा, आपका भाषा के अंदर आ जाएगा। अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो दूसरा इंसान भी आपको अच्छे से बोलेगा, आप जो बातें कह रहे हो वो इंसान मानेगा। अगर आप अच्छे से बात ही नहीं करोगे तो वो कैसे मानेगा, ठीक है। तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा में आपका अभिव्यक्ति का साधन मिल जाता है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक करता है। कौन, आपकी भाषा क्या करता है, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या है, हमारा संबंध जो है दूसरों के प्रति वो अच्छा स्थापित होगा, हम अच्छे से घुल मिल पाएंगे। तो ये क्या होता है, आपका संबंध स्थापित करने में सहायक करता है। अगला हमारा पॉइंट है,
भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा जो है आपका मानव विकास का मूल आधार है, इसके पॉइंट से ही पता चल गया। देखो, भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। सही बात है, भाषा की शक्ति, अगर आपके अंदर भाषा की इतनी अच्छी पकड़ है और भाषा की शक्ति है, जरूरी नहीं है मतलब कि आप बिल्कुल अच्छे ही, मतलब कि जो होती है ना कि आप बिल्कुल अच्छे से वक्ता हो, मतलब अच्छे से बोल पाओ, नहीं। इसमें क्या होता है, अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो तो आपको प्रगति, जो आपकी प्रगति होती है वो पथ जो मतलब आगे, मतलब अग्रसर, मतलब आगे चलते जाते हैं आपकी चलने, मतलब कोई भी रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आती है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। अगर आपके पास भाषा ही नहीं रहेगी तो आप क्या है, आपका जो विचार है, जो आपकी थिंकिंग है, आप नहीं सोच पाओगे कि आपको क्या करना है आपके पास। ठीक है, भाषा एक होती क्या है, अगर आप अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी क्या हो गई, भाषा हो गई। अगर आप जैसे कोई भी होता है नहीं बोल पाता, ठीक है, जो नहीं बोल पाएगा तो उसके पास क्या है, उसके पास अपनी भाषा ही नहीं है। उसके पास भाषा नहीं है तो अपना विचार दूसरे के प्रति, दूसरों के सामने कैसे रख पाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, नहीं रख पाएगा। अगर उसको दूसरे के सामने अपनी भाषा को रखनी है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचारों को रखना है, तब तो वो रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो बोल नहीं सकता है। तो भाषा के अभाव में, मतलब उसके पास अगर भाषा नहीं रहेगी तो मनुष्य जो है या कोई इंसान है अपना विचार दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता, क्या है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति भी नहीं कर सकता। जो भाषा अगर आपके पास है, अच्छी भाषा है, तो आप आगे चलते जाते हैं, प्रगति के पथ पर क्या है, आगे चलते जाते हैं। भाषा नहीं है, जो आपका ज्ञान है, विज्ञान है, इसमें आप प्रगति भी नहीं कर सकते हो। तो भाषा बहुत मानव विकास का मूल आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, भाषा जो होती है वो आपकी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। देखो कैसे, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक होती है। सही बात है, अगर आपको कोई चीज़ नई सीखनी है तो उसमें आपकी भाषा अगर रहेगी तो आप सीख पाओगे। तो भाषा बहुत ही सहायक करती है आपके नए ज्ञान की प्रगति में। अगला हमारा शिक्षा प्राप्ति में सहायता, क्या होता है शिक्षा प्राप्ति में सहायता। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें भाषा की बहुत ही आवश्यकता होती है। सही बात है, सबसे मेन पॉइंट आपका क्या है, अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, आपको पढ़ना है, लिखना है, कुछ आगे बढ़ना है, मतलब कुछ करना है, तो आपकी भाषा बहुत सहायता करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी क्या होती है, भाषा होती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। अगला है भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। सही बात है, जो भाषा है वो मानव की सभ्यता उसकी कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी पहचान होती है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में भी विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ सही साहित्य का सृजन हुआ है। जैसे जैसे क्या किया है, मानव ने अपनी भाषा की प्रगति की है, उसकी मतलब उसकी भाषा क्या है, डेवलप हुई है, भाषा में उसकी प्रगति हुई, वैसे वैसे मनुष्य के क्या हुई, सभ्यता और संस्कृति में भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की प्रगति में भी क्या हुआ है, विकास हुआ है और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ है। तो भाषा क्या है, भाषा मानव की सभ्यता और संस्कृति की भी पहचान होती है। अगला हमारा भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब हमारा आ गया भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका। और देखो, सुनने के माध्यम से ही बालक के वे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे वे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। देखो, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, सुनने के माध्यम से ही क्या होता है, बालक के शब्द में कोई पढ़ा रहे हो, अगर बच्चा वो सुन पाएगा, क्या है, बच्चे ने उसको सुन लिया, उसके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई कि हाँ हमारे टीचर ने ये पढ़ाया था, उसने वो सुन लिया, तो उसकी भाषा की तब वो जब वो सुनेगा तब वो जाके वो बोलेगा, ठीक है, तभी तो वो बोल पाएगा। अगर वो सही से सुना रहेगा तो वो सही से स्पीक भी कर पाएगा, सही से बोल भी पाएगा। तो उसको क्या हुआ, तब उसके भाषा के विकास में वृद्धि हुई है, मतलब उसने वो चीज़ को सही सुना है, वो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके भाषा का विकास हुआ है। ऐसा होता है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सुनना क्या होता है, ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। इसके द्वारा क्या करता है, बालक जो स्वर का उतार होता है, जो स्वर का चढ़ाव होता है, वो सीख जाता है। मतलब कैसे वो बोल रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहा है, जो उसके स्वर होते हैं, अगर उसका कम हो रहा है तभी उसको पता चल जाता है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी पता चल जाता है इसके होने से। तो इसमें इसकी भूमिका होती है। और पॉइंट देखो, सुनने के माध्यम से बालक दूसरे की भावना और विचारों को जान पाता है। ठीक है, अगर
आप नहीं सुन सकते हो। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स ही बता रहा है और कुछ ना सही, अगर आपसे कोई अपनी फीलिंग बता रहा है कि हाँ मेरी ये फीलिंग है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे आज ये चीज़ें खानी थी, मुझे आज वो करना था, मुझे आज ये नया कपड़ा खरीदना था, मुझे आज ये नई चीज़ खरीदनी, मतलब इतने सारे अगर वो बताएगा तभी तो, जब वो बताएगा तब उसको क्या है, उसकी भावनाएं और उसके विचार आप क्या है जान पा रहे हो, तब आप क्या है सुन पा रहे हो। जब वो बोलेगा, जब आप सुन ही नहीं सकते कैसे उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को कैसे सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे ना। तो सुनने के माध्यम से ही हम दूसरे की भावनाएं क्या है, दूसरे के विचार क्या है, इसको हम जान पाते हैं। बच्चे अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है। बच्चा क्या होता है, अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुसरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करता है, उसके परिवार में लोग जैसे बोल रहे हैं, उसके समाज में जैसे लोग बोल रहे हैं, उनकी क्या करता है, नकल करता है, अनुकरण करता है, फिर वैसे ही बोलने की क्या करता है, कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, जो उसके शुद्ध उच्चारण होते हैं, मतलब जो सही से बोल नहीं पा रहा है, उस जब वो सुनता है, अगर कोई जैसे कि कुछ बोल रहा है, वो सही से नहीं बोल पा रहा है, कि अगर उसे कुछ बोलना है वो सही से नहीं बोल रहा है, तो वो कोशिश करेगा मैं कैसे सही से बोलूँ, तो उसको पता ही नहीं है उसको जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। फिर लेकिन अगर उसके मम्मी पापा ने वही चीज़ें बोली है, पर उसके मम्मी पापा ने वो चीज़ें अच्छे से बोली है, मतलब सही से बोली है, बिल्कुल अच्छा उसका उच्चारण दिया है, तो बच्चा उस चीज़ को सुनेगा, बच्चा कहेगा हाँ मेरे मम्मी पापा क्या है सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। तब क्या है, जब वो सुन लेगा कि हाँ जब जो मैं बोल रहा था वो मैं गलत बोल रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने क्या है उसको सही बोला, तब वो वैसे बोलेगा। तब क्या है, उसकी अशुद्धियाँ भी जो उसके उच्चारण सही नहीं निकल रहे हैं, तो वो भी क्या है सही निकलने लगेंगे सुनने के माध्यम से। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। सुनना क्या होता है, अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। वाचन कौशल और लेखन, अगर आप सुन नहीं सकते सही से, मतलब कोई चीज़ को सही से नहीं सुन पा रहे हो, तो लेखन अगर आप सुन ही नहीं पाओगे, लिखोगे कैसे कि हाँ हमने ये चीज़ सुनी नहीं है, तो हम लिखो तो आप गलत लिख दोगे। वाचन कौशल आप बोल भी नहीं पाओगे, तो यही होता है, अगर आप ना सुन नहीं सकते हो सही से, तो आप सही से बोल नहीं पाओगे, ना उसको सही से लिख पाओगे। तो सुनना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा आ गया भाषा विकास में बोलने की भूमिका। देखो बोलने क्या भूमिका होती है, बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलने से ही क्या होता है, बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बच्चा कोई चीज़ सुनेगा, फिर उसको क्या है बोलेगा, जब आप बोलोगे तभी तो उसको एक बार नहीं, एक बार आप सही से नहीं, आपका शुद्ध उच्चारण नहीं निकलेगा, 2 बार शुद्ध उच्चारण नहीं निकलेगा, तीसरी बार तो निकलेगा। जब बच्चा बोलेगा तो उसका शुद्ध उच्चारण निकलेगा। तो भाषा क्या है उसमें इंपॉर्टेंट होती है। बोलकर हम अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलकर ही क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास भाषा है तो आप बोल सकते हो। बोलने के बाद अपने विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उसको क्या है दूसरों के सामने रख सकते हो, उसको प्रकट कर सकते हो। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। बातचीत के द्वारा अगर आपके सामाजिक संबंध जो है वो मतलब खराब हो गए हैं, जैसे कि आपके घर में झगड़ा हुआ है, कि आपके फ्रेंड से ही किसी से झगड़ा हो गया है, ठीक है, नई बात हो रही है, तो बातचीत के माध्यम से ही क्या है झगड़ा सुलझ सकता है। अगर आप बात ही नहीं करोगे, मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, फिर आप बात नहीं कर रहे हो, तो नहीं सुलझ पाएगा। तो ऐसे बातचीत के माध्यम से ही क्या होता है, संबंधों का अच्छे संबंध बनते हैं, अच्छे संबंधों का निर्माण होता है। बातचीत के द्वारा ही बच्चों की सारी परेशानियां और कमियां दूर होती है। अगर आपके पास कोई परेशानी आ रही है, कोई कमियां आ रही हैं कि हाँ आपने कोई चीज़ गलत कर दिया है, कोई चीज़ गलती हो गई है आपसे, ठीक है, अगर आप कोई होमवर्क ही कर रहे हो अपने स्कूल का, उसमें गलती हो गई है, आप अपने मम्मी पापा को बता रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, ना अपने टीचर को बता पा रहे हो, लेकिन जब तक बताओगे नहीं तो आपकी जो परेशानी है, जो कमियां है, दूर कैसे होगी, नहीं दूर होगी। तो बातचीत के माध्यम से ही क्या है बच्चों की सारी परेशानियां और कमियां भी दूर होती है। बातचीत के द्वारा ही बच्चों के अंदर का भय दूर होता है। अगर आप कोई चीज़ आपसे गलती हुई है, एक बार छुपाओगे, 2 बार छुपाओगे, 3 बार छुपाओगे, लेकिन बार बार छुपाओगे तो आपका जो आपके अंदर का भय रहेगा, तो अंदर ही भय बहुत बड़ा बन जाएगा, डर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटी गलती करी है, छोटी सी पहले गलती करी, उसको आपने बता दिया, बातचीत कर ली उसको, ठीक है, छोटी छोटी तो आपने सारी गलतियाँ बता दी, तो आपका जो भय होता है ना वो अपना बिल्कुल खुल जाता है, दूर हो जाता है। तो ये सब बातचीत के माध्यम से होता है। अगला देखिए, अगला आपका है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। देखो भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। क्या होता है, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। ये छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझा
कर उनके लेखन कौशल का विकास करने में भी सहायक होती है। ये छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशलों में विकास क्या करती है, विकास करने में सहायक होती है। आपका व्याकरण, ये सब व्याकरण की बात हो रही है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, व्याकरण के छात्रों में क्या होती है, लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। ये सारे आपके ग्रामर वाले जो पॉइंट आ गए हैं। और देखो, व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। जो आपका क्या होता है, व्याकरण विधियों और शुद्ध सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। ये बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान होता है। व्याकरण से आपको विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त होती है। ये सब आपका क्या था, व्याकरण का था। देखो, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। ठीक है, जो आपके चारों भाषा कौशल का क्या होता है, विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। व्याकरण जो होता है सबसे बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है कि बच्चा जो है भाषा का शुद्ध प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, भाषा में वो दक्षता प्राप्त कर रहा है या नहीं प्राप्त कर रहा है, ये व्याकरण का सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया है व्याकरण के शिक्षण विधि। व्याकरण की क्या आ गई, शिक्षण विधि। देखो, आपकी आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है। ये जो आपकी आगमन विधि होती है सबसे बेस्ट विधि होती है आपकी आगमन विधि। इसमें ये कौन सी होती है, आपकी छात्र केंद्रित विधि होती है, जो छात्रों को कर सीखने पर जोर देती है। आगमन विधि क्या होती है, ये कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। ये कौन सा आपका तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। जैसे देखो, इसमें आगमन विधि में क्या होता है, याद रखना, आगमन विधि में पहले क्या सिखाए थे, पहले आपके उदाहरण सिखाए जाते हैं। ठीक है, पहले आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण सिखाए जाएंगे, फिर आपके नियम सिखाए जाएंगे। इसलिए ये सबसे क्या होती है, सबसे बेस्ट विधि आपकी मानी जाती है आपकी आगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले बच्चों को उदाहरण देंगे कि बच्चे इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा। जब एग्जाम्पल बच्चों को समझ में आ जाएगा तब जाके उसके नियम बताएंगे, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, आपका कुछ सूत्रों का पालन होता है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर अज्ञात। सरल से कठिन की ओर, पहले बच्चों को क्या है, सरल चीज़ें सिखाई जाएगी, फिर कठिन चीज़ें। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले बच्चों को मूर्त चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर अमूर्त। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये इसके क्या होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब निगमन विधि में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे आगमन विधि में आपका क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन विधि में क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, कठिन से सरल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये आपका निगमन इस वाली विधि में आपका उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको बेस्ट विधि आपकी नहीं मानी जाती। ये किसके में आपको बेस्ट विधि मानी जाती है, आपकी मैथ में मानी जाती है। क्योंकि मैथ में क्या सिखाया जाता है, मैथ में पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर जाके आपके एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं, तो इसलिए मैथ में इसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा माना जाता है आपका निगमन विधि का। बाकी सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपका आगमन विधि का है। इसको याद रखना। इसको किस पर बल देती है, आपको छात्रों को करके सीखने पर, खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग, याद रखना है। अब आपका आ गया निगमन विधि। देखो, निगमन विधि में क्या होता है, इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, इसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उदाहरण सिखाए जाते हैं, फिर नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। जो वही नियम का ज्ञान दिया जाएगा, फिर वही नियम को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित, इसको क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित कहते हैं। आपका ये देखो नेगेटिव टैग वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी जो क्या होनी चाहिए, आपकी छात्र केंद्रित होनी चाहिए। अभी जो आपकी आगमन विधि में आई थी, शिक्षक केंद्रित आपके नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते आपको क्या है, गलत काटना है। विधि कहा जाता है
जिसमें शिक्षक सभी नियमों को क्या है, शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि के कुछ अपने सूत्र हैं जिसको पालन कर, जैसे भी मैंने आपको बताया, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सब उसका क्या है, आपका उल्टा है। अब आपकी आ गई अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इसका नाम से ही पता चल रहा है, अनुकरण करके सीखता है, मतलब बच्चा जो होता है वो नकल करके सीखता है, चाहे वो अपने टीचर की नकल करके सीखे, अपने फ्रेंड की नकल करके सीखे, या फिर अपने पेरेंट्स की नकल करके सीखे, या फिर अपने समाज की नकल करके सीखे। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करके दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है, क्या अपने शिक्षक का, अपने पेरेंट्स का, किसी का ही मान लो। विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर क्या है, वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं, इसमें अनुकरण करता है ना बच्चा, क्योंकि नकल कर रहा है। पहले जो शिक्षक आपका बोलता जाएगा वो बच्चा क्या है, सुनेगा, फिर उसका को रिपीट करेगा, उसका अनुसरण करेगा, फिर उसको बोलेगा। ऐसे ही अगर उसके मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं तो इसे अनुकरण करेगा, फिर बोलेगा। आपके क्या आ गई, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या दी जाती है। व्याख्यान विधि में क्या होता है, इसमें किसी तथ्य विषय की व्याख्या, मतलब किसी चीज को व्याख्या दी जाती है। तो व्याख्यान विधि आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको देखते ही गलत करना है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। कौन सी सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इसमें क्या होती है, शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। इसलिए इसको भी क्या मानते हैं, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित आपको भी पता है नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको जब आपको देखना है तो गलत ही काटना है, क्वेश्चन को क्या है आपका नेगेटिव ही जाएगा। भाषा संसर्ग विधि, इसमें क्या होता है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है। ये विधि कौन से काम में लाई जाती है, इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, छात्रों को अच्छे, मतलब छात्र अच्छा लिख सके, लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसका ज्ञान दिया जाता है, आपका व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो आपका इतना ही था जो आपका कंप्लीट हो गया आपका। अब इसको आप क्या है, एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको क्या करना, आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, जो जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया है, मोटा मोटा नोट्स बना लेना। मैं नहीं कह रही हूँ आपको पूरा उतारना है, मोटा मोटा नोट्स बना लेना। जो आपके की पॉइंट होते हैं ना, उसको आपको लिख लेना है, की पॉइंट को लिख लेना। बस बाद में जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, भूलोगे नहीं कि अच्छा हाँ मैंने ये लिखा था, ये लिखा था। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप पढ़ते जाओ, उसको नोट्स बनाते जाओ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।